नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष वर्मा, डायरेक्टर वैदिक हॉस्पिटल जूही गौशाला कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे एक नए वेरिएंट के बारे में जिसका नाम ओमिक्रॉन है। आइए समझते हैं उसके लक्षण और उसके इलाज के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन को WHO ने 26 नवंबर 2021 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। इसका मतलब सीधा मतलब ये निकलता है कि आप इसको एक साधारण वायरस या साधारण वेरिएंट समझ के इसको अनदेखा नहीं कर सकते। ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं। केवल 80 से 85% पेशेंट ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। 10 से 15% पेशेंट पे सिम्टम्स भी आ रहे हैं और जो पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो भी रहे हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी वेंटिलेटर पे भी बहुत सारे पेशेंट नहीं जा रहे हैं। तो ओवरऑल मान के चलें तो इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग इसको अनदेखा कर सकते हैं या इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों वेरिएंट से मेरा मतलब है जो डेल्टा वेरिएंट्स अभी तक था और उसके बाद जो ओमिक्रॉन आया है उसमें से दो सिम्टम्स ऐसे हैं जो दोनों में ही बिल्कुल कॉमन है। पहला बुखार आना, दूसरा खांसी आना। ये दोनों सिम्टम दोनों में सेम है, लेकिन जो अंतर इस ओमिक्रॉन में आया है वो जो डेल्टा में नहीं था, इसको एक्सक्लूसिव सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। वो है सर दर्द का होना, जुखाम का होना, नोज ब्लॉक होना, बदन दर्द, सुस्ती, वीकनेस आना। सिम्टम्स डेल्टा वेरिएंट में कम आ रहे थे जो कि ओमिक्रॉन में एक्सक्लूसिवली आए। आइए अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट में हम लोग शुरुआती 7 दिनों में एंटीवायरल यूज़ कर रहे थे। एंटीवायरल जैसे फेविपिराविर यूज़ कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर रहे थे, डॉक्सीसाइक्लिन का भी यूज़ हो रहा था, है ना। बीच में हम लोगों ने आइवरमेक्टिन का भी यूज़ किया है। लेकिन अभी जो ओमिक्रॉन में हम लोग देख रहे हैं उसमें इनका यूज़ इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पेशेंट हैं 80 to 85% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार के इस तरह के लक्षण नहीं आ रहे हैं। लक्षण नहीं आने पे इसका इलाज सिम्प्टोमेटिक तौर पे ही करना है। जब लक्षण आएंगे, जब लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बुखार का होना, खांसी का होना, जुखाम होना, नाक बंद होना, इस तरह के लक्षण आने पे अपने नज़दीकी फिजिशियन से संपर्क करें और उसकी सलाह पे इलाज करें। क्या है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग इन लक्षणों को अवॉइड नहीं कर सकते और मेरी सलाह पूरी तरीके से ये है, जैसा कि WHO की रिकमेंडेशन भी है, कि हम लोग जो भी इलाज करें वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। किसी भी प्रकार की दवाइयाँ उसके लक्षण देखने के बाद ही डिसाइड होती है, तो फिजिशियन की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग वैक्सीनेशन के बारे में। कुछ भ्रांतियां वैक्सीनेशन को लेकर फैली हुई हैं, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि जिनका पहला डोज कंप्लीट हो गया है उनको अपना सेकंड डोज कंप्लीट करने की आवश्यकता है। जिनके पहले और दूसरे डोज कंप्लीट हो गए हैं वो एक बार फिर से अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं इस विषय में ये जानने के लिए क्या उनको बूस्टर डोज की ज़रूरत है। अभी गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ बूस्टर डोज पे गाइडलाइंस नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन फिर भी अगर रिकमेंडेशंस आते हैं तो बूस्टर डोज भी हम लोगों को लेना आवश्यक होगा। बचाव के बारे में बात करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोविड को आप पिछले 1.5-2 सालों से देख रहे हैं और उसके बारे में बचाव, जैसा कि सरकारों के द्वारा, लोकल NGOs के द्वारा, टाइम पे WHO के द्वारा रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बहुत अहम रोल है। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें, लोगों भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। जो पुराने नियम हैं उनको फॉलो करते रहेंगे तो हम कोरोना से आसानी से बचे रहेंगे। मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहे, परिवार के साथ खुश रहे। धन्यवाद।